तो फारूक शेर की मृत्यु के बाद सैयद बरोदर के रहमो करम पर 1719 में मोहम्मद शाह मुग़ल एम्पायर का नया किंग बना। मोहम्मद शाह केवल नाम मात्र का राजा था। मुग़ल एम्पायर को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सैयद बरोदर ही अपने पास रखे हुए थे। मोहम्मद शाह प्रिंस बनकर, राजा बनकर सिर्फ गद्दी की शोभा ही बढ़ा रहा था। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद शाह के बारे में नहीं, बल्कि सैयद बरोदर द्वारा अपनाए गए पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, उनके द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में। सबसे पहले नज़र डालते हैं उनके रिलीजियस पॉलिसी पर। तो उन्होंने अकबर द ग्रेट के नक्शो कदम पर चलते हुए रिलीजियस टॉलरेंस की ही पॉलिसी अपनाई। वो हिंदू चीफ और हिंदू नोबल्स और उस समय के मुस्लिम नोबल्स की एकता पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर हिंदू चीफ और नोबल्स और मुस्लिम नोबल्स आपस में मिल गए तो हिंदुस्तान में एक सुव्यवस्थित शासन यानी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को लाया जा सकता है। और इसलिए वह उस समय जो भी राजपूत थे, मराठा थे, जाट थे, उनके साथ मेल मिलाप कर लिए। लेकिन एक बात जो सैयद ब्रदर्स की प्रतिष्ठा पर काला धब्बा लगाता है, इसके लिए इतिहास सैयद ब्रदर्स को कभी माफ़ नहीं करेगा। वो बात यह थी कि वह जाट को, राजपूत को, मराठों को यानी हिंदू चीफ्स, हिंदू सरदार और नोबल्स को आपस में मिला लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करने लगे। वह उसका उपयोग फारूक शेर को गद्दी से हटाने के लिए और उस समय के जितने भी कम्पिटिटर नॉवेल्स थे उनके खिलाफ साजिश करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। खैर, वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गए। 1719 में फारूक शेर को न केवल गद्दी से हटाया बल्कि उनकी मृत्यु भी करा दी। तो फारूक शेर की मृत्यु के बाद जैसे ही अथॉरिटी इनके हाथ में आई तो एक सबसे अच्छा काम जो इन्होंने किया वह था एबोलिशन ऑफ जिजिया टैक्स, यानी जिजिया टैक्स का उन्मूलन। इन्होंने जिजिया टैक्स जो एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स होता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जिजिया टैक्स नन मुस्लिम पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था। मुस्लिम प्रोविंस में जब जो भी नन मुस्लिम आते थे, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो इन लोगों के ऊपर एक टैक्स लगता था, रिलीजियस टैक्स यानी जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स देने के बाद ही वह अपना रिलीजन को अपनाने के लिए स्वतंत्र होते थे। एक बात है जो यहाँ याद रखने की है वह यह कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई जिजिया टैक्स को अकबर ने 1579 में इस टैक्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन ठीक इसके 100 वर्ष बाद यानी 1679 में औरंगजेब इस टैक्स को री इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से लागू कर दिया, यानी हिंदुओं से जिजिया टैक्स फिर से वसूले जा रहे थे। तो अब सैयद ब्रदर्स एक बार फिर जिजिया टैक्स को समाप्त कर दिए और उनके इस काम के लिए इतिहासकार, हिस्टोरियंस इनकी प्रशंसा करने से कभी नहीं थकेंगे। अगर हम बात करें पिलग्रिम टैक्स की, तीर्थयात्री कर की, तो याद होगा कि 1563 में जब अकबर का रूल चल रहा था तो अकबर ने इस पिलग्रिम टैक्स को समाप्त कर दिया था। लेकिन कई जगह से अभी भी पिलग्रिम टैक्स वसूल किए जाते थे, तो सैयद ब्रदर्स इन जगहों से पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया, समाप्त कर दिया। सैयद ब्रदर्स के समय राजपूत की स्थिति क्या थी, ज़रा इस पर भी नज़र डालें। तो इस समय मेवाड़ था,
वह अभी भी अजीत सिंह के हाथों में सुरक्षित था, और जो आमेर था वह अभी भी सवाई जय सिंह के अधीन था। यानी अजीत सिंह और जय सिंह अभी भी मेवाड़ और आमेर को संभाल रहे थे। तो ज़रा गौर कीजिए कि मेवाड़ और आमेर उस समय मुग़ल एम्पायर के सामने कितना छोटा होगा। मुग़ल एम्पायर जो कि उस समय पैन इंडिया लेवल का एम्पायर हुआ करता था। अजीत सिंह और जय सिंह लगभग 6-7 मुग़ल एम्पायर को झेल चुके थे। कितनी जल्दी जल्दी एम्पायर चेंज होते गए मुग़ल एम्पायर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी बहादुर शाह फर्स्ट के समय भी अजीत सिंह और जय सिंह का ही जिक्र होता है। तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आए, जहांदार शाह के बाद फारूक शेर, फिर उसके बाद 2 यंग प्रिंसेस, और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके लिए अजीत सिंह और जय सिंह प्रशंसा के पात्र हैं। इनके लीडरशिप की दाद देनी पड़ेगी। तो सैयद ब्रदर्स राजपूतों को एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन देकर उनके साथ मेल मिलाप की ही नीति अपनाई, और साथ ही साथ उस समय के जो जार चीफ थे चूड़ामन, उनके साथ उन्होंने दोस्ती निभाना शुरू कर दिए, उसे अपना दोस्त बना लिए। दक्कन अभी भी मराठा सरदार साहू के नियंत्रण में था। साहू जो अपने पहले के राजा यानी शिवाजी के स्वराज की माला जप रहे थे। तो सैयद ब्रदर्स ने उन्हें स्वराज देने का गारंटी दिया। स्वराज जो एक समय शिवाजी का स्वप्न हुआ करता था। तो स्वराज पाने के लिए शिवाजी कितना सेक्रीफाइस किए, कुर्बानियाँ दी, वह इतिहास में कहीं नहीं छुपा है, वह जग जाहिर है। तो राजा साहू को भी स्वराज पाने के लिए शिवाजी से सीख लेना चाहिए था। अब मराठा सरदार दक्कन के सिर्फ 6 प्रोविंस से ही सरदेश मुखी और चौथ वसूल कर सकते थे। सरदेश मुखी जो कि लैंड रेवेन्यू का 1/10 हुआ करता था, और चौथ यानी चौथाई जो कि रेवेन्यू और प्रोड्यूस का 1/4 यानी 25%। तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय में मराठा सरदारों को सिर्फ सरदेश मुखी वसूलने के ही राइट्स मिले हुए थे। चौथ का अधिकार बहादुर शाह फर्स्ट के समय में मुग़ल एम्पायर के ही हाथों में था। बाद में जब जहांदार शाह गद्दी पर बैठे तो मराठा सरदार को सरदेश मुखी और चौथ दोनों वापस मिल गया, लेकिन इस टैक्स की वसूली मराठा ऑफिशियल्स नहीं बल्कि मुग़ल ऑफिशियल्स करने वाले थे, और ये सरदेश मुखी और चौथ को वसूल कर वह मराठा एम्पायर को हैंड ओवर करने वाले थे। तो सैयद ब्रदर्स ने दक्कन के केवल 6 प्रोविंस में किंग साहू को, मराठा सरदार को सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का राइट्स दिया। बदले में साहू सैयद ब्रदर्स के साथ ये वादा किया कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसे 15,000 यानी 15,000 घुड़सवारों से मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सैयद बंधुओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उनके समय में निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, और साथ ही साथ उन्हें
जो रॉयल कंस्पायरेसीज है, दरबारी षड्यंत्र है, उनका भी सामना करना पड़ रहा था। तो उस समय को मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय ही कहाँ था। नतीजा यह हुआ कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन न केवल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, बल्कि प्रशासन के सभी स्तर पर ठप भी हो गया। स्टेट फिनांस यानी राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी वह भी तेज़ी से खराब होते जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय के जो जमींदार थे और बहुत सारे रेबल्स जो थे, विद्रोही थे, वह लैंड रेवेन्यू को पे करने से मना कर रहे थे और जो ऑफिसर थे वह स्टेट रेवेन्यू का गबन करना शुरू कर दिए, यानी घोटाला। उस समय की इजारा अरेंजमेंट ने यानी रेवेन्यू फार्मिंग ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी थी। इजारा अरेंजमेंट, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट होता था वह मिडल मैन के साथ यानी मध्यस्थ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी, यानी गवर्नमेंट मिडल मैन के साथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती थी। इन मिडल मैन को गवर्नमेंट को एक निश्चित रकम ही देना पड़ता था, लेकिन बदले में गवर्नमेंट इन मिडल मैन को पीजेंट से बहुत सारे रकम वसूलने के लिए छूट दे रखे थे। यानी यह मिडल मैन जितना चाहता उतना रकम इन पीजेंट से वसूल करता था। यानी इजरा व्यवस्था, इजरा अरेंजमेंट टोडरमल अरेंजमेंट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टोडरमल अरेंजमेंट था उसमें लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड रेट पर वसूल किए जाते थे, वो भी पीजेंट से। लेकिन इस अरेंजमेंट में पीजेंट्स बहुत दमन हुए, सप्रेस्ड हुए। तो जो स्टेट रेवेन्यू था वह काफ़ी तेज़ी से घट रहा था। तो जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होंगे तो उस समय के जो ऑफिसर थे, सोल्जर्स थे, उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो उस समय जो अफसर थे, सैनिक थे, उनकी तनख्वाहें, सैलरी नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। इससे वो सैनिक अनुशासनहीन होने लगे थे और यहाँ तक कि वह विद्रोह करने पर भी उतर आए थे। तो सैयद ब्रदर्स ने सभी प्रकार के जो नॉवेल्स थे उनसे मेल मिलाप और दोस्ती करने की ज़ोरदार कोशिश की, लेकिन निजामुल मुल्क और उनके फादर के कज़न यानी मोहम्मद आमीन खान, इनके नेतृत्व में नॉवेल्स का एक पावरफुल गुट उभर रहा था और वह सैयद ब्रदर्स के खिलाफ षड्यंत्र भी करना शुरू कर दिया था। ये नॉवेल्स दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। फारूक सियर के गद्दी से हटाए जाने और फिर उसको मार दिए जाने से उस समय के जो नॉवेल्स थे वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे। उनका मानना था कि अगर बादशाह को, किंग को इतने आसानी से मारा जा सकता है तो फिर इन नॉवेल्स के लिए क्या सिक्योरिटी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ पब्लिक में, जनता में घृणा की एक लहर पैदा कर दी। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे, उन्हें नमक हराम कहने लगे। तो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ नॉवेल्स का 3 गुट उभर रहा था। एक गुट जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे निजामुल मुल्क और मोहम्मद आमीन खान, और एक दूसरा ग्रुप भी था जो औरंगजेब के ज़माने के नॉवेल्स थे। तो जो औरंगजेब ज़माने के नॉवेल्स थे वो सैयद ब्रदर्स की जो पॉलिसी थी राजपूत और मराठा छिप के साथ दोस्ती की,
और हिंदू के प्रति जो उनकी टॉलरेंस की पॉलिसी थी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी, उसके वो अगेंस्ट थे। इन सामंतों का मानना था, इन नॉवेल्स ने यह घोषणा भी कर दिया कि जो सैयद बंधु है वह मुग़ल विरोधी है और वह इस्लाम विरोधी पॉलिसी को अपना रहे हैं। और तीसरे गुट में वे मुस्लिम नोबल्स आते हैं जो धर्मांध थे, यानी फेनेटिकल थे। तो इन सभी म्यूटनस विद्रोही नोबल्स को सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद शाह, उस समय का किंग। वह चाह रहा था कि अपने आप को इन दोनों भाइयों के नियंत्रण से मुक्त कर लिया जाए। तो इसके लिए वह क्या किए कि 1720 में सैयद ब्रदर्स में जो सबसे छोटे भाई थे, यानी हुसैन अली खान, इसको धोखे से मारने में वो सफल हो गए। याद रखिएगा 1720 में। तो बाद में जाकर अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर बाद में वह भी आगरा के पास हार गए। तो इस तरीके से मुग़ल एम्पायर पर सैयद ब्रदर्स का जो अथॉरिटी था, आधिपत्य था, वह ख़त्म होने वाला था और इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से जाने जाने वाले सैयद ब्रदर्स की कहानी यहीं समाप्त होने वाली थी।